बस 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 वापस आ जाओ। एटलीस्ट मैं 2 डिग्री। अरे बस शांति। जी अबे मेरे को 2 डिग्री इधर से इशू क्रिएट होने चालू होते हैं। कोई नहीं मैं कर कोई ली? नहीं मैम हम एक यूनिट नहीं मैम हो गई आपने discussion? वोट दिया था अपने कॉलेज पे मैम सॉरी कहाँ पहुँच रही यार मैं इस एक्टिविटीज में नहीं रहती थी इन्वॉल्व। एबीवीपी ओनली क्या? एबीवीपी अखिलेश वाजपेयी विद्यापत मेरा तो गलगोटियास। गलगोटियास का नाम सुना है? एनएसयूआई को किसने दिया था? नहीं सुना। एनएसयूआई को किसने दिया था? कांग्रेसी कौन है यहाँ पे? ये तो थी। तो परेशान करते रहते हैं यार। मैम किसको वोट देते? करेज कांग्रेस को या का- बीजेपी को? मैं हाँ। बोलो ना बीजेपी। वैसे तो शुरू से जब से मैंने मतलब एनरोल किया था कांग्रेस को दिया था, झूठ क्या बोलना। सच्ची बात ये दिया था। बोलो चुप रहो बोलो ना हाँ, दिया था। लास्ट टाइम किसको दिया? NSUI बीजेपी को। बस ये भी कांग्रेस की है लास्ट बोलो टाइम किसको दिया? देखो जो काम करता है जब मोदी जी है। मैम देखने वो काम के हिसाब से होते हैं ये हाँ, तो हाँ। तो छुपाती है कि तो कांग्रेस अबे इस बार तो नहीं मेरे घर वाले तो भाई बीजेपी वाले हैं, तो देखो तो वही तो बात कर रहे थे ऐसा कोई लिसन, ऐसा कोई बीजेपी वाला ऐसे कोई कांग्रेस वाला नहीं। देखो अपनी कंट्री को कौन कौन ऑफ इंडिया वी आर आप देखो ना कि एनएसयूआई को वोट देगी तो क्या राहुल गांधी बोल में भाई अबे चुप हो तेरे को क्या लग रहा है मोदी तेरे आगे आगे हाथ मैंने में तो चलेगा वोट ही नहीं दिया अभी तक। मैंने वोटिंग से ना मैं एबीवी को देखा है ना चुप हो एनएसयूआई मेरे से बहस मत कर हर्षा भी सही बता रही हूं मैं को। हां मैं मार भी दूंगी बस स्टॉप। लेट्स स्टडी मैम आधा घंटा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन है ना यस आज कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना है प्लस खत्म करना है यस ना? मैम याद है? यस मैम याद है सबको? यस कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी किसने क्लास ली है स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन की? महारानी चाबी 10 दिन बाद लेगी बाकी सब नहीं ली थी किसी ने भी? क्या हुआ? अबे तो तू बोल जाके मैं क्या बोल रही मैं शॉर्ट अभी खाना बोला ना नहीं बोल रहा मैंने कुछ बताया था। हाँ मैं कहा था भाई बस वापस आ जाओ बेटा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ लॉ ऑफ लैंड। लैंड ऑफ लॉ साइड इफेक्ट ऑफ इको ओनर्स। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है ना? क्यों बोला इसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड? क्या है एपेक्स नहीं एपेक्स। दवाई का नाम बता रही खुशी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें हो क्या गया है? ये दोनों दानिया नेट जाने के नशे हाँ सुनो, अब आपको पता है बहुत सारे, अब आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, ठीक है, आपको पता है कंपनीज एक्ट भी है, ठीक है। हमेशा याद रखना सबसे एक ऊपर होता है ना जैसे डोमिनेंट, तो हमसे सबसे ऊपर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? डोमिनेंट बॉडी है, क्लियर। इसका जो है अगर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट है कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो कौन जीतेगा? तो ऑब्वियसली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विंस। समझ में आ गई? मतलब कोई प्रोविजन है किसी एक्ट का जो क्या है इनकंसिस्टेंट है, क्लियर, इनकंसिस्टेंट है किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो कौन जीतेगा? कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। ये बोला गया, इसीलिए इसको सुप्रीम बोला गया, इसी को डोमिनेंट बोला गया, ठीक है। इसको एपेक्स बोला गया। एपेक्स इसे सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे बड़ा। आज कोई नया स्टूडेंट हो नया स्टूडेंट हो लड़की हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय यहाँ बैठ। अंकिता, अंकिता तुम जानती हो चारवी? नो मैम न्यू स्टूडेंट माय सेल्फ चार्ली शर्मा आई एम आल्सो न्यू हियर हम लोग डीसी में घुस के ही बोलते हैं डीसी। कौन से? कल वाली आई आगे सब पे नजर मार। क्या बोला इसने? कल वाले बच्चे कहाँ हैं? को पूछ रही है। हाँ? रुखसाना को पूछ रही है। अच्छा, कह रही कल वाले बच्चे कहाँ हैं? हाँ एक एक और तुम्हारी रुखसाना से दोस्ती हुई थी? आई नहीं है वो आज कुछ नहीं। हाय। चलो वापस 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अब कॉन्स्टिट्यूशन इज द, हाय हर्ष सॉरी मैम अब याद रखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। जब ये बना था तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में, पार्ट्स में और शेड्यूल में डिवाइड था, ठीक है। जब ये बना था कितने आर्टिकल्स थे? 395। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे? जो 28 25 पार्ट्स मैम 25 पार्ट्स 12 400 जब बना था। बना था यस ये बताया ना यस 48 नहीं है।
नहीं बताया। जब बना था याद रखना 22 पार्ट्स एंड शेड्यूल्स थे 8। आज के टाइम में जब आप देखोगे तो आज के टाइम में कितने आर्टिकल्स हैं? 448, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 25, एंड शेड्यूल्स आर यस। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1950 नहीं मैंने 149 में दो डेट्स देखो याद रखना, 1949 में एक है 26 नवंबर, डू नॉट गेट कंफ्यूज, 1949 एंड 26 जनवरी 1950 यस। ये हाँ, दिस इज द डेट ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। Yes, ठीक है, ma'am. एंड दिस इज द डेट जब ये बन के रेडी हुआ था, एसेंट मिला था प्रेसिडेंट Yes, का। ma'am. ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपको ये चीज़ पता होगी, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखना ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद और चीज़ें बताऊं तो आपको याद रखना है देयर आर 3 पिलर्स ऑफ दी, बिल्कुल 3 पिलर्स बताए थे मैंने। अगर मैं बात करूं 3 पिलर्स की, आप देखो पूरी की पूरी आपकी गवर्नमेंट, पूरी स्टेट इसी के बिहाफ पे चली रही होती है। Yes, ma'am. लेजिस्लेचर, Executive, judiciary. एग्जीक्यूटिव Judiciary. एंड जुडिशरी। Sorry, ma'am. क्यों? ये बोल रहा है, बोलने दो दूसरों को। ये सारी बात पीछे से याद चलो है। चलो, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है याद रखना, जो लॉ को बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। ठीक है, जो लॉ को बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव आर Executive. जो एग्जीक्यूट करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं लॉ को। ठीक है, जो लॉ को क्या करवाते हैं, जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जुडिशरी जो लॉ को क्या करेगी? Interpret. Yes. Yes, sir. लास्ट टाइम जो आपने की ठीक है, अब मुझे बताओ लेजिस्लेचर, मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर, एक तो यूनियन लेजिस्लेचर होती है जो सेंटर में होगी। Yes, ma'am. State. वेरी गुड। और यूनियन में कौन होगा आपका? Parliament. बिल्कुल पार्लियामेंट, जिसमें राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा. आपको पता ना यही लॉ बनाते हैं। अगर आज कोई Yes, लॉ ma'am. बनना है तो दोनों हाउसेस लॉ बनाएंगे, देन उसके बाद जैसे Pass एक लॉ बनाया एक हाउस ने तो दूसरा हाउस का क्या है, मेजोरिटी से वो सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, तब वो लॉ बनता है। ठीक है, देन इसके बाद स्टेट में होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद। यस, ठीक है। और इसके बाद इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? ये भी यूनियन और स्टेट के लेवल पे होगी। Yes. अच्छा, यूनियन लेवल पे कौन करवाएगा? CM, governor. प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया। और स्टेट लेवल पे कौन हो जाएगा? गवर्नर और Governor. सीएम, चीफ मिनिस्टर। Yes, ma'am. क्लियर। एंड जुडिशरी की बात करूं तो वी नो वी आर हैविंग अपेक्स कोर्ट, इज सुप्रीम कोर्ट, High इसके Court. नीचे इज हाई कोर्ट, इसके नीचे फिर यस और भी लोअर कोर्ट्स होते हैं Yes, या ma'am. ट्राइब्यूनल्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, 3 पिलर्स हैं। क्लियर। निशान समझ आ रहा है? तुमने ली थी क्लासेस ये? नहीं तो लिख लो ना हाथ के हाथ जल्दी जल्दी। नहीं लिखना दिमाग में याद कर रहा है है? अंडरलाइन कर रहा अच्छा, है बुक में हाईलाइट बुक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। बुक मेरे पास भी है। बुक नहीं है वो तो पता नहीं जिसने क्या लिखना है लिखो, 1 मिनट का टाइम, जल्दी जल्दी। तो मेरे को बुक मत दे, ये पन्ने दे दे जो बाहर आ अबे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के है। फर्स्ट चैप्टर इधर से स्टार्ट है। फोटो लेना 2x पे चलानी, 2x पे वीडियो चला लेना, ये तो आ ही जाएगी। चलता है मैं तो कभी चलाई मैम नहीं। ऐप पे तो आएगी नहीं, रिकॉर्ड हो रही है, आप पे आएगी ये। यूट्यूब पे चल रहा है क्या ये? यूट्यूब पे अभी नहीं चलेगा, यूट्यूब पे बाद में डलेगा ये। तो ऑनलाइन क्लास कौन ले रहा एक ही बच्चा है कोई, लेट मी चेक। है? सचिन तो नहीं है? सचिन कौन है? सचिन नहीं है। सचिन कौन है? सचिन कुमार। सचिन कुमार। सचिन यहाँ के स्टूडेंट्स आपका फेस देखना चाहते हैं। मैं बोल भी नहीं। उसको बोलो सुमन पहले व्यू मंच में भेजे, ग्रुप पे डाल। सचिन ग्रुप में नहीं आए गेस है, है। कर रहा है। आज तक उसने मैसेज नहीं करा। Sachin, please message us. मैसेज चलो जल्दी लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। आप कुछ वर्डिंग्स की बात करेंगे, ऑल्दो ये सिलेबस में थोड़ा बहुत है, कम है, लेकिन कुछ वर्डिंग्स की बात करेंगे, जैसे जिसमें मैंने आपको बताया था। अगर प्रियम्बल की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल? प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? जैसे समरी होती है ना, है ना, तो प्रियम्बल को पढ़ के आपको ये नॉलेज होती है कि क्या लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसमें कुछ वर्ड्स की बात की है। पहला वर्ड कहता है सोवरेनिटी। क्या मतलब होता है सोवरेनिटी का?
सोवरेनिटी, रिपब्लिक। वेरी गुड। सोवरेनिटी का मतलब खुशी के अकॉर्डिंग होता है रिपब्लिक। यहाँ पे यार खुशी वेरी फनी। अपने जोक्स मत। इको चैनल पढ़ लिया मैथ्स। इंडिपेंडेंट, मैम इंडिपेंडेंट। यस इंडिपेंडेंट, ठीक है। आमना ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम किसी के गुलाम नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट, दैट दिस इज कॉल्ड सोवरेन, ठीक है। सोवरेन, SOVEREIG, सोवरेन, क्लियर, ठीक है। तो वी आर सोवरेन, वी आर नॉट किसी के हम लोग गुलाम नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सोवरेन के बाद आता है बेटा सोशलिस्ट। यस मैम। Socialist. ऑफ द सोसाइटी। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्लियर। सोशलिस्ट, सोशल कहते हैं ना, सोशल और सोशल मीडिया, यस मैम। है ना। अब तुम्हें ये तो पता ही है ना सब। सोशल, सोशल का मतलब कहाँ बात की गई है, आप वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। थर्ड इज योर बेटा, बेटा बस 4वीं, बस आवाज नहीं। सेक्युलर, नेक्स्ट इज सेक्युलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? मैम कोई एक रिलीजन को किसी भी प्रैक्टिस। जैसे हमने ये नहीं बोला, जैसे होते हैं ना इस्लामिक स्टेट वहाँ पे, बोला बाय बाय। ठीक है। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में जो हम लोग जो भी रिलीजन चाहे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वी आर सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर के बाद डेमोक्रेटिक, 1% वन वोट। गुड। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है, ये तो पढ़ा ही होगा ना, 8th में भी पढ़ा होगा। डेमोक्रेटिक 1% वन वोट, है ना। आप वोट करोगे, उसके बाद आप अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हो, है ना। जो अभी तुमसे पूछ रहे थे मैम आपने कांग्रेस को वोट दिया या बीजेपी को हर दिया, डिप्लोमेटिक बन जाता है। ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? मैम जहाँ पे पार्टीज होती हैं, मोनार्की सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, एक मोनार्की सिस्टम चलता है, जैसे रशिया में, रशिया में भी तो हिटलर है ना, है ना। रशिया में आपने सुना होगा। मोनार्की का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके जो राइट्स हैं आप अपनी किसको दोगे? अपने बच्चे को। मोनार्क, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज ही और शी इज इलेक्टेड बाय दी पीपल। समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। उसको कहते हैं रिपब्लिक, ठीक है। ये तो ये वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, समझ आ गया सबका। इसके अलावा जस्टिस का मतलब तो आपको पता है, यस मैम। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस आपको पता ही है, सब पता ही है आपको, ठीक है, क्लियर। इक्वालिटी का मतलब पता है आपको? इक्वालिटी। यस मैम। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का मतलब आपको इक्वल रखा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी यहाँ पर, यस मैम। समझ आ रहा है ना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। भाईचारा। भाईचारा, भाईचारा तो दिखता ही नहीं आज तक। ठीक है, क्लियर। ब्रदरहुड मतलब सब आपके साथ क्या है, आपके भाई बहन है। कुछ बोले नहीं तुम लोग। मैम हर्ष के भाई बहन है, बहन नहीं है, सारी सारी लड़कियां। चलो नेक्स्ट, लास्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आपको सोच समझने की, जैसे हम बात करेंगे, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, बोला था ना, ये चीज़ है आपके पास, क्लियर। तो ये आपको याद रखनी है, क्लियर। ये प्रियम्बल में ये वर्ड्स आपको जरूर याद रखने। इनडायरेक्टली आपका आ सकता है सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस। समझ आ गई सबको? पक्का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन कौन बताएगा आगे से कोई? सोवरेन मैम इंडिपेंडेंस। वेरी गुड, आ गया समझ सबको? पक्का। एक मिनट, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अब आ जाओ। अच्छा, कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेलिएंट फीचर्स जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ फीचर्स, ठीक है। फीचर्स में बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा। पहली चीज मैं बताऊँ, मैंने आपको बताया था दिस इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि कितने सारे, अभी हमने देखा आर्टिकल्स हैं, कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड हैं और कितने सारे स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि दिस इज द वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैंने उसके बाद लेंथीएस्ट याद रखना, उसके बाद हाँ, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का मतलब? बस मैंने आपको जैसे बताया था, हमने फंडामेंटल राइट्स कहीं से लिए, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं से ली, हमने डीपीएसपी कहीं से लिए, समझ में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं से ली, है ना, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं से ली। तो ले देकर काफी लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे जो ये एक्ट्स हैं, हमारे जो ये क्या कहते हैं, जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो क्या है, कॉपी पेस्ट वर्क है। ये क्या कर रहा है अभी मैं फोटो खींचे जा रहा है मेरे फोन से। बेटा बाद में खींच लेना। चलो मैम चलता हूँ। डांडिया नाइट के लिए जा ही रहे हैं।
मत जा यार, छोड़ के मैं तेरा हिसाब कैसे करूंगी फिर मैं। चलो ठीक है, तो याद रखना ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का मतलब काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्या कि हम लोगों ने जो काम किया है सारा कॉपी पेस्ट वर्क किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और इसके बाद पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम, अराउंड 3 साल के आसपास लगे थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो लगभग 3 साल लगे, और 3 साल में किया गया कॉपी पेस्ट वर्क, है ना। तुम्हें रात दो, तुम तो रात में बना दो। सबका पढ़ के समझने में। बेटा पढ़ के समझने में नहीं, आज तुम्हारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, गूगल किया काम हो गया। जिस टाइम ये बना था क्या गूगल था? तो मैं कह रही हूँ ये- उसमें बहुत टाइम लगा होगा। उस टाइम तो नेवी चलती थी, आपको पता है, एयरपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होते थे, नेवी से जाते थे एक कंट्री में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब इट टुक 3 years। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे बहुत काफ़ी जो खुराफाती होते हैं ना, मुझसे यही पूछते हैं मैम हम तो कॉपी पेस्ट वर्क एंजॉय। मत जा यार, मैं रो लूंगी यार। भाई एसिडिटी मत करा देना, मैंने मना कर पागल दिया। है क्या? कैसी सो निकल यहाँ से, बाय। लड़कियों की थोड़ी रिहर्सल भी हुई। तो तुम एक बार बताओ, तुम डांडिया तो लाई नहीं, खेलोगे कहाँ से? हैं? यस मैम, बहुत बेकार होता तो डांडिया आती किसको होंगी, लिटरली खेलने लग गए स्टूडेंट्स। कुछ लोग ज्यादा ही ऐसे रहते हैं फोटोज वाले। मेरे को तो बस फोटो लेनी है और क्या। चलो ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और बताओ फटाफट, देन ब्लेंड ऑफ Rigidity and flexibility. Yes ma'am. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि हम लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं, चेंज करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे में इतना इजीली भी अमेंड नहीं कर सकते और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। Yes ma'am. समझ में आई? तो हम लोगों का क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, उसके बाद जाके क्या होता है, अमेंड होता है चीज़ें, क्लियर। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था फेडरल विद यूनिटरी बायस, बताया था Yes ma'am. फेडरल, With unitary bias. ठीक है, फेडरल फीचर्स विद यूनिटरी। इसका मतलब क्या होता है, ऑल्दो डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन सारी मेजर पावर किसके पास वेस्ट करती है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन पिक्चर में आता है, Central. सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और बताओ, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, क्वासी फेडरल, तभी तो इसको क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्वासी मतलब हाफ, समझ में आया? एक बात बताओ, अभी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, स्टेट मशीनरी फॉल कर जाती है, पता है, Yes ma'am. सारा पावर चला जाएगा सेंटर के पास, आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद वी हैव फंडामेंटल राइट्स, जो कि हर सिटीजन को, नॉन सिटीजन को भी मिले हुए हैं, ठीक है। देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब कि हमारे को अगर कुछ राइट मिले हुए हैं तो उसके साथ हमारे को ड्यूटीज भी मिली हुई है कि ड्यूटी हमें करनी है, ठीक है, क्लियर। फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल वी हैव डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट। डीपीएसपीज कहते हैं कि हमारी स्टेट कैसी होनी चाहिए। कुछ प्रोविजंस उस टाइम पे बना दिए गए थे, जैसे फ्री लीगल एड या यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, जो आज हम कहते हैं हमें चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब क्या हो गया, लेकिन इसने हमें फंडामेंटल राइट नहीं बनाया उस टाइम पर, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन आज जाके इसने फंडामेंटल राइट बना दिया, क्लियर। क्यों नहीं बनाया था उस टाइम पे, क्योंकि यार इंडिया की कंडीशन ये थी ही नहीं, इतनी एजुकेशन थी ही नहीं उस टाइम पे इंडिया में कि हम लोग फ्री लीगल राइट दे देते। आज इतने लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, क्या उतने थे पहले? ऑब्वियसली नो। और सारे के सारे ज़्यादातर आप फ्रीडम फाइटर्स देखोगे ना, जैसे अब गांधी जी वॉज एडवोकेट, पता है, Yes ma'am. जवाहरलाल नेहरू, से पढ़ के आए थे. हाँ जवाहरलाल नेहरू वॉज एडवोकेट। ज़्यादातर जो ये रेवोल्यूशनरिस्ट थे ना, चाहे आप पाकिस्तान के देख लो, दे आर ऑल एडवोकेट्स, लॉयर्स, क्योंकि दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द लॉज, थोड़ा राइट्स उनको पता लगे तो पढ़ के आए हैं, तो फिर थोड़ा सा नॉलेज इसीलिए, ठीक है, क्लियर। हाँ क्या है? अच्छा. जहाँ लाए तो मैं जहाँ से पढ़ के आए उन्हीं के लिए। यार, जहाँ से पढ़ के तो साउथ अफ्रीका से आए थे, वो कहने वाला था कि भाई बाहर से पढ़ के आए। बाहर का मतलब, अब हम एक बात बताओ, तुम लोगों से पूछते हो हमें कौन सी कंट्री ने क्या कहते हैं रूट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी, हाँ बताओ,
ब्रिटेन का है, आज ब्रिटेन एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर है वो? यूनाइटेड गंडा नहीं करती ना, वो तो एक किंगडम करती है ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ हाँ पता है ना, ये बच्चों को कई बार यही कंफ्यूज, ब्रिटेन है कहाँ, है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खत्म है। चलो अच्छा और बताओ नेक्स्ट। सेक्युलर स्टेट कौन कर रहा है? मैम गिर होगा। सेक्युलर स्टेट का मतलब जो चाहे जो कोई बस पर्टिकुलर रीजन नहीं है। रीजन फॉलो नहीं करते हैं। जो रिलीजन चाहेंगे वो मान सकते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं जो मर्जी जो रिचुअल चाहूंगी, कलावा बांधना है कलावा बांध सकती हूँ। सपोज जो मुस्लिम है ठीक है, वो चाहेगा तो फ्राइडे को जाके मस्जिद में जाके क्या करते हैं, अजान पढ़ते हैं ना, यस मैम। हाँ तो वो कर सकते हैं। हाँ इसकी नमाज, अजान क्या होती है फिर? वो जो सुनाई देती है। नमाज से पहले जो मतलब एक तरीके से प्रेयर पढ़ते हैं अच्छा बुलाने अच्छा, के तो वो नॉर्मल लोग भी पढ़ते हैं या फिर? लिए। वो उसके लिए अलग से मौलवी होते हैं। अच्छा अजान, तो वो क्या बुलाया जाता है लोगों को? हाँ मतलब टाइमिंग्स होती है ना, 5 टाइम होता है। हाँ, हाँ, वही, तो वही, वही। हर टाइम की अलग अलग उस टाइप से तो प्रेयर हो रही है वो? वो बता देते हैं टाइम हो गया। अच्छा कि आप लोग करो अब पूजा, नमाज। नमाज का मीनिंग क्या है? हाँ नमाज का मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग? मैम जैसे पूजा करते हैं ना। हाँ हाँ, वैसे नमाज- अच्छा वही वही है। वही। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो बंदा रिलीजन का होता है वो देता है, हमें तो वो हाइपोथेटिकल जो पता है वही पता है, चली जा रही है। चलो सेक्युलर स्टेट ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया 3 टायर गवर्नमेंट। यस मैम। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट है बेटा, ठीक है, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ आपको पता है पंचायत, पंचायत, yes. लोकल जिसको आप बोल रहे हो है ना, पंचायत ठीक है। और बताओ और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री, फॉर्म। हाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ये ब्रिटिश से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे जहाँ पर जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे सारे पावर जो होते हैं प्रेसिडेंट के हाथ। इंडिया में प्रेसिडेंट तो रबड़ स्टैंप है, मैंने बात बताया भी था आप लोगों को है ना, सिर्फ साइन करना है, सिर्फ साइन करना है। बिल पे साइन करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा उनका काम नहीं, सारा काम मोदी जी कर लेते हैं बेचारे, है ना, मेहनत ही बहुत करते हैं। जगह ही नहीं देते दूसरे लोग। हाँ ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म अगर आप 10 भी कर लोगे काफ़ी है, ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ फंडामेंटल राइट्स पे, सीधा सीधा बहुत इंपॉर्टेंट है वो, देखते होगे उसमें कितने पेजेस हैं फंडामेंटल राइट के, है ना, यही है ना इसके बाद टॉपिक। यस मैम। फंडामेंटल राइट के ऊपर डीपीएस भी है। फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल ड्यूटीज देन डीपीएस। फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक राइट्स, ठीक है, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। आपके राइट अगर ये इन्फ्रिंज होते हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ तक कि आप कौन से कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 32 में, एंड हाई कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 226 के अंदर। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट या इन्फ्रिंज किया गया है। यस मैम। क्लियर। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है मैम, तो 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं मैम, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, पहले कितने थे, 7 थे। एक आर्टिकल एक राइट को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो पानी देने गई थी, हाँ भर के गए। भर भी आई। क्लियर। अब देखो सुनो, याद करना है, याद करने का तरीका EFE है ना, ठीक है, और FEF सॉरी EFE, हाँ आगे। हाँ अच्छा RRR लिखवाऊँ। नहीं नहीं। राइट्स पता है कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, 6 बोले मैंने। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम सबसे ऑफ स्पीच। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वलिटी, ई लिखा ना, यस मैम। राइट टू इक्वलिटी, देन योर राइट टू फ्रीडम। स्पीच। राइट टू, फ्रीडम। ठीक है, देन ई से Right. F से फ्रीडम हुआ, ई से एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट। Right राइट against. एक्सप्लॉयटेशन। इसने बोला था अगेंस्ट, अच्छा मुझे लगा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, वाओ, अगेंस्ट अंदर ही रह गया। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेरी गुड। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। एंड कौन बोलेगा? एंड बोला है। मेरा एंड बाहर निकला था। कल्चरल एंड ऑनलाइन क्लासेस ले ली थी तुम लोगों ने सारी?
कॉलेज चली जाती थी मैं। नहीं तुम्हारी तो तुमने बैकअप भी नहीं लिया 4वीं। मैम अभी बैठी वो रिवीजन चल रही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो पढ़ रही हूँ। वैसे मैं खुद मेरे को समझ आ गया है। आ जाएगा वो इस तरह। आसान है वो। अब देखो ठीक है, ये 6 राइट है। एक था राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा दिया गया है, 31 ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ की ब्लॉकिंग मैं बोलूँ ये आर्टिकल 14 to 18, वेरी गुड, आर्टिकल 19 टू 19 to 20, वेरी गुड, 22 22 22, आर्टिकल 23 24, वेरी गुड, आर्टिकल 20 28, वेरी गुड, 29 to 30, 31 हटा दिया गया है, और 32। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 12 और 13 में क्या है मैम? तो 12 में दी हुई है स्टेट की डेफिनेशन, और इसमें हमने पढ़ी थी कुछ मैगजिम्स, लीगल डॉक्ट्रिन, याद है? यस मैम 3 पढ़ी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इक्लिप्स एंड वेव ऑफ, याद है? वेवर ऑफ अभी पढ़ा रही हूँ, ये जल्दी से लिख लो, याद भी कर लो हाथ के हाथ। मैं ये बता रही थी कि ई ये रहा, एफ ये रहा, ई ये रहा, ठीक है, फिर आर ई सी, ठीक है, ये बताया था, याद हो गया? निशान समझ आ रहा है? थोड़ा फास्ट मूव कर रहे हैं। सचिन समझ आ रहा है बेटा आपको? तुम्हारा पता मॉक टेस्ट भी है, फिर इन्फॉर्मेशन नहीं आई अभी? मैम एक एक्स्ट्रा क्लास होगी उसकी। हाँ हाँ, मंडे होगी क्लास। मैम एक सेकंड, अभी नहीं बोलना था क्लास के बाद में। मैम फिर भी मैम आपको पता है दिवाली अरे पार्टी मैम ने बोला 26 कि को। लास्ट 26 को है? हाँ, अब आपको बोल देना कि लास्ट में क्लास खत्म करो सबको दिवाली पार्टी 26 को। हाँ, दिवाली पार्टी 26। ये मैम साड़ी पहन के आएंगे। नहीं साड़ी तो नहीं यार, बहुत ज्यादा है कहीं पर। सूट पहन के आएंगे, सूट। मैम आप आओगे? मैम आप आओगे ना? कोई मैं और ना। हर्ष सोलो परफॉर्मेंस देंगे। ओहो गॉड सोलो सोलो वो कल हो जाएगा। वो कल हो जाएगा। परफॉर्मेंस देने वाले मैडम ये दोनों वो हो गया ना इश्क वाला लव। अरे भैया मेरे राखी के बच्चे। चलो वापस आ जाओ, समझ आ गया ये? यस मैम। ठीक है, अब समझ आया इक्वलिटी से लेकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको जैसे भी याद करना है याद कर लेना। 12 to 35 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 12 to 30 फंडामेंटल राइट्स। अब देखो इसमें भी याद रखना बेटा, ई मैंने बता दिया आपको, ये याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12 जिसमें दी हुई है स्टेट की डेफिनेशन। कहता है स्टेट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट ले लो, मतलब पार्लियामेंट ले लो, ठीक है। स्टेट की बात करते हैं अगर, स्टेट लेजिस्लेचर ले लो, ठीक है। कहता है अदर लोकल बॉडी एंड लोकल बॉडीज, दोनों की बात की, अदर अथॉरिटीज एंड लोकल बॉडीज। यस मैम। अदर अथॉरिटीज में कौन आएगा और लोकल बॉडीज में कौन आएगा? कहता है अदर अथॉरिटीज का मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यस मैम जो गवर्नमेंट ने बनाई है। बिल्कुल। और कहता है लोकल बॉडीज में क्या आएगा? तो कहता है म्यूनिसिपैलिटीज ले लो आप, इंस्टीट्यूशंस मैम कौन से में आएंगे? बिल्कुल आएगा, इसी में आएंगे। और एक नॉर्मल सी बात है, और एक केस लॉ आया, मैंने बताया था आरडी शेट्टी, नहीं बताया होगा तुम्हें। एक केस लॉ आया जिसने स्टेट की डेफिनेशन को और वाइडर बोला। उसने बोला कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ का शेयर कैपिटल मेजर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो, जो गवर्नमेंट के पैसों से रन होता हो, जिसका 50% 51% से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें तो इंडिया में लोकेट करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती है जैसे जैसे एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी कहीं और लोकेट कर रही है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। समझ में आई? तो इसने यही बोला कि स्टेट की डेफिनेशन को वाइडर किया कि जिसका शेयर कैपिटल 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट का हो, या फिर पूरा गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हो, या जो पब्लिक एट लार्ज के लिए काम करे हो, वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल नंबर 12 के बाद आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 ने कुछ डॉक्ट्रिन्स बताई, जिसमें डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेव ऑफ। समझ में आई? सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। सेपरेट। यस मैम। पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ लॉज होंगे और अब के लॉज को सेपरेट कर देना। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला था सब सुनो देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे पहले भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। समझ में आई? तो जो फंडामेंटल राइट्स के लॉज इनकंसिस्टेंट थे वो सारे क्या हो गए, उनको सेपरेट कर दिया जाए। समझ में आई? इसको फिल्टर की तरह यूज़ किया। आया समझ? नहीं आया? आ गया।
इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ग्रहण को इक्लिप्स बोलते हैं, हाइट, ढक देना। डॉक्टर ऑफ इक्लिप्स ने बोला कि भाई वो वाला पार्ट को ढक दिया जाए जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, जो इनकंसिस्टेंट है उसको ढक दिया जाए। ढका हुआ है अभी, उसको हटाया ना जाए, ढक दिया जाए। हो सकता है फ्यूचर में, वो राइट्स काम आ जाए। हो सकता है फ्यूचर में वो राइट्स हमें दोबारा से चाहिए हो, ठीक है, तो उसको सिर्फ ढक दिया जाए, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ। वेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, या वेव ऑफ का मतलब क्या होता है, वेव कर देना, छोड़ देना। आप सुई इच्छा से चाहो तो अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ सकते हो, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। नहीं है तो मैम फिर क्यों नहीं? लेकिन एक नॉर्मल सी बात करूँ, इंडिया में यूजुअली ऐसा नहीं है, लेकिन यूजुअली मैं अपना राइट छोड़ना चाहूँ तो मैं छोड़ ही सकती हूँ। मैं अगर कोर्ट में जाके नहीं बोल रही, कोई मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मैं नहीं जा रही, मेरी मर्जी है, येस और नो, क्लियर। अच्छा, ये हो गया आपका क्या, ये 12 and 13। अब 14 वाला ब्लॉक जो याद करते हैं, उसको याद करने का तरीका होता है, हाँ वेरी गुड, डाउट। बीटी, क्लियर। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन। अभी हम ये पढ़ क्या रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं 14 to 18 वाला ब्लॉक, मतलब राइट टू इक्वालिटी। वेरी गुड। टी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, हाँ। नेक्स्ट इज, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटच, हाँ बिल्कुल, यू बी स्टैंड्स फॉर अनटचेबिलिटी, टी फॉर टाइटल। ठीक है, टी फॉर टाइटल, ठीक है। और 14 तो है ही आपका, मतलब 14 तो है, इक्वालिटी। 14 तो इक्वालिटी की बात करता है, 15 आपकी डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 16 अपॉर्चुनिटी, 17 अनटचेबिलिटी एंड 18 टाइटल। अच्छा, मतलब क्या होता है, इसको फटाफट समझते जाओ। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इक्वालिटी मतलब सब इक्वल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो चीजें बताई थी। Yes. क्या मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब इक्वल। वेरी गुड, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज Life should be treated alike. वेरी गुड। दोनों का मतलब अलग है, मैंने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के आगे सब सेम है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होगा लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। मतलब क्या होता है इसका, जो जैसा सबको एक साथ ट्रीट करना। सबको एक जैसा ट्रीट करना नहीं, जैसे treat कर रहा है उसको वैसा treat करना। जो एक जगह थोड़ी सी और गड़बड़ कर गए। एक बात बताओ, जैसे बीपीएल है, क्या है? बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये अमीर लोगों में हम इनको कुछ नहीं बिलो पता। बढ़िया लोगों से मत बोला करो। बीपीएल मैं बोला था मैम। हाँ, ये इनको बताओ तो मैम सिर्फ नोवेल्टी क्लास में कुछ नहीं। मैं बताऊँ मैं अमीर लोगों में अमीर टाइप्स उतनी कहाँ होती तो मैं होती तो खुद ही सीएस में कभी होती इतना वेटर को बनाती सीएस में जरा। 1 मिनट का टाइम दो थोड़ा, मैं आप 5 मिनट में पानी में पानी। पानी पानी नहीं चाहिए अभी, वो अपने आप होगी थी। ब्रेक ले लो 5 मिनट। मेरे तो आंसू आ जाते हैं। अभी लास्ट वीक थ्रोट इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा खांसी थी, इस वीक थोड़ा ठीक हुआ। इतनी खांसी थी, खांसते खांसते पेट में दर्द हो जाता था, होती है ना कभी कभार, यार मैम आंतरिक छिड़ में जाए तो दर्द फिर होता है। छिड़ ही जाती है। और नाइट में ज़्यादा होती है। एक बार तो ऐसा हुआ मुझे 5 बजे तक नींद नहीं आई। हल्की सी आग लगती है जब खांसते रहो पागलों की तरह। अच्छा, अब आओ इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब हो गया बस। इक्वालिटी मैम लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब लॉ के सामने सब इक्वल है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। मतलब जैसे सपोज बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं तो भाई उनको सब्सिडीज मिली जाए, क्योंकि Yes, भाई ma'am. उनको ज़रूरत है। लेकिन एक बात बताओ, वही सब्सिडी हम उन लोगों को दे जो सलमान खान को सब्सिडी दोगे फ़ायदा, नो मैम। उनसे तो टैक्स लेवाई करो ना, उनसे तुम्हें सब्सिडी की ज़रूरत है, बनियों को सब्सिडी की कब से ज़रूरत होने लग गई। इसके घर वालों को चाहिए, इसको तो चाहिए, इसको नहीं कहना चाहिए। यस हम इसके घर वालों को नहीं चाहिए, इसको चाहिए। चलो जहाँ free का समझ में पैसा आई। मिल तो जाए। हम लोग क्या करेंगे, जो रिच पीपल है उनसे क्या करेंगे, टैक्स Taxes लेंगे। एंड जो बीपीएल वाले हैं उनको सब्सिडीज Subsidy प्रोवाइड देंगे। करेंगे, ठीक है। मैम। ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन तो आप समझ रहे हो नाम से, मतलब Yes, डिस्क्रिमिनेशन मतलब Religion, नहीं होना चाहिए, disease, ठीक है। race सेक्स में हो गया, discrimination नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की के नाम से, Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है Opportunity मैम जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के टाइम्स पे जब सबको आपको मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा क्या
जब भी पोस्टिंग्स निकलती हैं, पोस्टिंग समझ के जॉब Yes, ma'am. अपॉर्चुनिटीज तो निकल रही है, मैं- तो उसमें क्या होता है बेसिकली नोटिफिकेशन आता है और सब ही एप्लीकेबल है, सब जो जो चाहेगा वो उसको अप्लाई कर सकता है। यस मैम, हाँ तू भी अप्लाई कर दे। बिल्कुल। एसएससी अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब हम लोग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनटचेबिलिटी को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कि अनटचेबिलिटी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले होता है ना छुआछूत, हाँ वो सब नहीं होना चाहिए। पहले तो बहुत होता था, बिफोर इंडिपेंडेंस तो बहुत ज़्यादा था, इनफैक्ट गांव में तो अभी भी होता है, पता है आप लोगों को, नीची जाति ऊंची जाति करते हैं ना ये, है ना, हम उसके घर का नहीं खाना। उसके घर का नहीं खाना, नीची जाति तो मंदिर देखा हो तो मंदिर ही अलग बने होते थे, मंदिर में अलाउ नहीं थे। इनफैक्ट जो ग्रोसरी शॉप्स होती थी ना वो भी अलग होती थी। गांव में तो अभी भी प्रैक्टिस होती, तुम्हारे दादा दादी अगर गांव वाले हुए ना वो ज़्यादातर करते हैं प्रैक्टिस को भी करते हैं। उसके घर का नहीं खाना, उसको पानी मत दे देना अपने ग्लास में, नहीं खाते ना। हाँ। एंड लास्ट इज अबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल्स का मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, मिलिट्री हाँ। वाले टाइटल्स नहीं, वो तो नहीं allowed नहीं है। नहीं नहीं बोला था यार, allowed है, मिलिट्री वाले तो allowed है, मैं मिलिट्री ये वाले वैसा बच्चा है जो मैं जो बोलती हूँ ना सब याद रखते हैं लेकिन सारी इधर उधर घुसा देती है चीजें। मैंने आपको बोला था पहले के टाइम पे जैसे टाइट, ए यार प्लीज, मुझे ना तुम्हारी वजह से चिल्लाना पड़ रहा है और गले में लिटरली लग रहा है फिर, ठीक है। अब क्या होता है, टाइटल्स पहले महाराजा ये सब चलते थे ना टाइटल्स, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, ये टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। और कौन सा टाइटल अलाउ किया गया, सिर्फ मिलिट्री टाइटल्स और अकेडमी, बिल्कुल ये दो टाइटल्स को अलाउ किया गया। जैसे तुम लोग सीएस बनोगे तो अपने नाम क्या लगाओगे, सीएस, है ना, जैसे एडवोकेट बना एडवोकेट लगाया, हाँ पीएचडी किया तो डॉक्टर लगाया, यस और नो, ठीक है। तो ये एकेडमिक टाइटल्स एंड मिलिट्री टाइटल्स लगाते हैं ना वो अलाउ है, ठीक है। बाकी सारे टाइटल्स को अबॉलिश किया गया। ये ब्लॉक हो गया फर्स्ट ब्लॉक, दैट इज 14 to 18, क्लियर, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, इतना भी याद है तो आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉक उठाओ, नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है, 19 से 22, 19 to 20, लेकिन 19 खुद में ही बहुत बड़ा है, पता है ना, 19 to 22 पढ़ना है, 19 खुद में ही बड़ा है, पता है ना, ये याद है, भूल गए, इशू तुमने लिया शुरू से क्लासेस। अच्छा 19 याद करने के लिए क्या करना है, 100 MRP, यस मैम, 100 MRP, ठीक है। 100 का मतलब होता है असेंबली, स्पीच, असेंबली, यूनियन, M stands for move, reside and practice, ठीक है बेटा। अब ये सारा 19 के क्लॉजेज हैं जो दिए हुए हैं, याद रखना, ठीक है। दिस इज 19A, 19B, इस तरीके से है ये, ठीक है, क्लियर। तो ये 19 में ही दिया हुआ है पूरा 100 MRP, ठीक है, Yes. 19 के ब्लॉक्स है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। B, फिर 19 का C, 19 का D, 19 का E, 19 का G। E के बाद ये मत बोलना मैं F नहीं आया, F है नहीं, मतलब उसको अमेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, क्लियर, ठीक है, समझ आया ये। अब इसको समझने के लिए क्या है, सबसे पहले 19 का क्लॉज A, स्पीच का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीच मैम, एवरीवन शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप देखते हो कुछ भी बोल देते हो, बोलते हैं ना फिर मैं पिटाई इंस्टा पे, डिफेम मत करो किसी को, वैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन उसके बाद क्या होता है, देखो अननेसेसरी कंडीशंस होती है, जब आप ज़्यादा फालतू बोलने लग जाओगे या आपको मना किया प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मत बोलोगे तो फटाफट उठा के जेल में डालेंगे ना। ऑब्वियसली मैम, वो तो आजकल गुंडागर्दी चल रही है, रजत दलाल के बारे में कोई फालतू बोल रहे हैं, वो तो सच्ची में गुंडागर्दी। नेक्स्ट आता है असेंबली। असेंबली का मतलब आपने देखा आप कहीं भी इकट्ठे हो जाते हो, यस मैम, वो अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, अलाउ है, अलाउड है बट वो शोर हाँ शराबा करना नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, असेंबली में भी क्या होता है, जब आपने देखा होगा बहुत बार सेक्शन 144 लग गया, सेक्शन 141 लग गया, जिसमें 7 या 7 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। उसमें अगर बोल जाते हैं कि अगर आप इकट्ठे हुए तो उठा के पुलिस ले जाएगी, वो सेक्शन लग जाता है। बीच रोड पे ऐसे नहीं। यार जुलूस वगैरह निकालते हैं, असेंबल नहीं होते इकट्ठे। मैम, अगर सपोज रैली करो निकलती तुमने है। ही पार्टी करनी है, तुमने 50 बंदे इकट्ठे कर लिए, अब 50 बंदे इकट्ठे करने का मतलब पूरी पॉसिबिलिटी रहती है लड़ाई वड़ाई की। अब देखते हो जब ये दूसरी चीज, अब क्या होता है, ये तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जब वो मिलाते मीटअप, हाँ मीटअप करवाते हैं, वो इससे पहले तुम लोगों को पता है वो परमिशन लेते हैं मीटअप से पहले। हाँ, लेते हैं। अगर परमिशन नहीं ली
तो अलाउ नहीं होता इनको। फ्लाइंग हाँ एमिटी के बच्चे थे नोएडा में पार्टी कर रहे थे रेड मार दी थी एमिटी के बच्चे करते हुए तो बढ़िया काम एमिटी है। में बकवास है, सबसे बकवास है। सबसे शुद्ध कॉलेज मैं 2 दिन गई थी मैं वहाँ पे, मेरे तुम किस लिए गए थे वहाँ पे? लॉ के लिए गई थी वहाँ पे। तो ना पापा कह रहे थे प्राइवेट से कर ले, बट उनका फीस स्ट्रक्चर लेके मेरे को ये बुरा लगा, 9 लाख 12 लाख 15 लाख। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो पापा कहेंगे पैसे इतने लगाए, पढ़ती नहीं है। मतलब फिर मैं दिल ही नहीं लगा, वहाँ पे बच्चे भी अजीब से बच्चे हैं बच्चे ना, वो फैशन शो में ज्यादा सच्ची में ऐसे हाई फाई इतना शो ऑफ करते हैं ना वहाँ के बच्चे। हाँ वो है वहाँ पर ये चीज़, ठीक है। अच्छा इसके बाद असेंबली मतलब इकट्ठा हो सकते हो आप। नेक्स्ट आ गए यूनियन का मतलब, जल्दी बोलो। एकता, हाँ नहीं नहीं वो यूनियन नहीं, वो यूनिटी। वो यूनिटी होती है। क्या बताया था यूनियन में मैंने? यूनियन मैम एसोसिएशन टाइप्स। ट्रेड यूनियन वगैरह के नाम नहीं सुना कभी? यस मैम। आप यूनियन बना सकते हो नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बना यूनियंस बनती है ना, Yes, ठीक है। तो आपके पास राइट है यूनियन बनाने का। रिसाइड मतलब आप कहीं, जैसे सपोज करो गांव कहीं है लेकिन दिल्ली में आके रह रहे हो, दिल्ली का बंदा बाहर बेंगलोर में जाके रह रहा है, रिसाइड कर सकते हो, मूव कर सकते हो, जा सकते हो, कहीं घूम भी सकते हो, घूम सकते हो। फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन कोई भी ट्रेड कर सकते हो। मेरा मन था एडवोकेट बनने का, गई प्रैक्टिस की, ठीक है 2-3 साल की, उसके बाद टीचिंग में मन लगा, टीचिंग की, बाहर का एग्जाम दिया। बिल्कुल ठीक है। क्लैट बार भी दिया था, बर्थडे चल रहा है, बर्थडे बर्थडे नहीं नहीं कोई शायद पता नहीं क्या है, स्टूडेंट्स ज़्यादा थे। हाँ मैं भरे हुए हैं यहाँ पे ना हाँ सीए कुछ के हो रहा है बच्चे। क्या अरे होने तो क्योंकि वहाँ चारों बिस्किट रख रखी है ये देख के आई हूँ मैं। वो तो बच्चों के लिए नहीं होंगे ना, टीचर्स के लिए होंगे। मैं पढ़ाने कोई दे पता आपको, लगा बाहर से आया है। कोई नहीं पढ़ाने दे। नो आइडिया यार, ठीक है। प्रो प्रैक्टिस का मतलब समझ आ गया, समझ आ गई। मतलब आप कोई भी प्रैक्टिस मतलब कोई भी प्रोफेशन, जैसे आप सीएस बनोगे तो प्रैक्टिस करोगे ना सीएस। सोचो आपने लॉ भी कर ली और आपको लग रहा है कि लॉ में ज़्यादा पैसा मिल रहा है आपको, तो आप लॉ प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी मर्जी है। हाँ क्लियर। डिसाइड में रहना, अब तुम्हारा गांव कहीं और है, यहाँ के रहने लग गए तो आपके पास राइट है, आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, घूम सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ तो 19 हो गया। देन आपका 20। अच्छा 20 से लेकर 22 का ब्लॉक, ये क्लियरली से याद रखोगे, ठीक है। C stands for conviction, L stands for life, E stands for एजुकेशन। very good, A stands for हाँ 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 arrest, then उसके बाद L stands for हैं लेबर LE लिख जैसा लेते हैं, ई आएगा, ठीक है क्लियरली। लेबर Employment। एम्प्लॉयमेंट, तेरे घर पे लंच का हम आपने लंच का भी लाई थी यार खानी थी तुमने? अरे हम मेरे मतलब मैंने अपने घर आई, मैंने अपने दादू के यहाँ ले गई, फिर वहाँ पर एक आंटी हमारे घर के बगल वाले 3rd फ्लोर पे, तो उन्हें बोला ले आना मैं ले गई, उन्हें मेरे को भी दे दिया मेरे को भी सबको 10 मिले, मेरे को 50 मिले। वो मैम मेरे को घर पे कंजर मिलती है। मैंने कहा कोई नहीं जाने का फायदा नहीं, मिलते तो मेरे घर पे मिलते हैं। बस नहीं मेरे को तो मिलती है, मेरे को दादा से पापा से मिलती है, बाकी बाहर लड़कियों के मजे है ना, रक्षाबंधन में पैसे, भाई दूज पे भी पैसे, कंजक पे भी पैसे। मैम 2 बार याद ही कंजर फिर मैं कहती हूँ ना लड़के चाहिए क्यों होते हैं लड़के वंश तो लड़का ही चलाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड साइकोलॉजी। मैम वो होती पागल वाली बातें हैं, क्या सकते हैं। यार मेरी तो खैर थिंकिंग ही अलग है, क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए। हाँ यार, सोच- फ्रॉम पीपल हु बिलीव इन मेन Yes, yes. कि लड़का ही चाहिए अपने को, बाकी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, कंसीव फीमेल कर रही है, डिलीवर फीमेल कर रही है, ठीक है, 9 मंथ जेस्टेशन फीमेल झेल रही है, बच्चा फिर बाप का ज़्यादा है। पता नहीं Why? क्या, वही तो। और आपको पता है अब तो लॉज भी चेंज हो गए, बच्चे के साथ मॉम का नेम पहले आता है, हाँ, मदर्स नेम, मैंने पढ़ा पहले है भी ऐसे ही होता था भाई। नो नहीं नहीं फादर नेम ऑलवेज, हमेशा आपको आपके नाम के टाइम पे वैसे मतलब हाँ सही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। श्री राम के टाइम पे होता था, बीच में हम लोग क्या हुआ, अभी भी बीजेपी किस चीज को प्रमोट करती है? जय श्री राम। जय श्री राम, नॉट सिया राम। अभी भी तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पापा हर जगह डैड को ही लिखते हैं ना, वाई नॉट फीमेल? वही और तो फीमेल करना का पहले चाहिए। मदर्स ने मांगा। और बिलीव मी, अगर तुमने किसी की, तुम्हारी बड़ी सिस्टर हो या किसी की प्रेगनेंसी जर्नी देखी हो, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द टाइम शी कंसीव्स एंड द टाइम व्हेन शी डिलीवर्स। पैथेटिक टाइम यार, पैथेटिक। और बीच में miscarriage हो जाए तो वो बात अलग है। हाँ मिसकैरेज हो जाता
मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वेरी डिफिकल्ट। अगर देखी हो तो फीमेल की लाइफ इज नॉट दैट इजी अकॉर्डिंग टू मी। आप भी एनालाइज करो, एक फीमेल को देखोगे समझ आएगा। व्हेन शी इज आप लोग देखना घर में भी मम्मी भी वर्किंग है एंड डैड भी वर्किंग। डैड इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस, बैग फेंक दिया, चाय मिल गई। मॉम इज कमिंग, बैग रखा, किचन में गई, है ना? क्यों? वाई? वही तो मैम, अगर इस बात पर लड़कों को बोल दो हम काम करके आए, हम नहीं क्यों थोड़ी लड़की आए। नहीं करके आई? वही दिक्कत अब होती है। बीइंग अ फीमेल आई वाज इन द किचन इन द मॉर्निंग, ठीक है, डेफिनेटली कंजक थी, काम तो करना पड़ेगा। बच्चों को बुलाया, किया, फिर उसके बाद बैग उठाया, आ गई इंस्टीट्यूट के लिए। तो डैड ने किया, ये सब नहीं किया। आई डोंट हैव ब्रदर, अगर होता तो करता, नहीं करता। चाहे उसको घर में रहना होता बट स्टिल बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये हमारी सोसाइटी में बाहर मेरे भाई दो भाई हैं, दे आर सेटल्ड इन जापान। वो आते हैं जब, तो वो लोग संडे का उनका काम है, दोनों हस्बैंड वाइफ कपड़े धोएंगे, इक्वल काम है दोनों का, दोनों किचन का इक्वल काम करते हैं। मतलब हमारा एक कल्चर है जहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, लड़के को काम नहीं करना, लड़की को दे दो। मेरे नेबर में होता है ना, उनके 3-4 बच्चे कल ही, उनके एक और गर्ल किसके? मेरे नेबर में एक, अभी भी उनकी गर्ल चाइल्ड हुई है, लेकिन वो 3-4 लड़कियां हो गई चक्कर में कि एक बॉय चाहिए। हाँ, वो तो है लोगों की सोसाइटी। स्कूल वगैरह भी नहीं भेजते, पता नहीं ऐसे ही बैठे। वो मेड होगी, मेड वगैरह होगी, काम वगैरह करती होंगी किसी के घर, नहीं, एक तो कोई छोड़ी लड़की के चक्कर में। अरे उनकी ना भाई नहीं, मतलब रियल नहीं है, कजन तो बहुत फैमिली में ज्यादा। ना कंपल्सरी होता है कि एक लड़का होना चाहिए, और आज तुम्हारे बनियों में तो बहुत ज्यादा होता है, लड़का चाहिए ही चाहिए, है ना? बट ऐसा हमारे में नहीं। तुम्हारे में ही, बट बनियों में तो बहुत ज्यादा 1 करोड़ की पार्टी, 2 करोड़ की पार्टी बोली लगती है ना? कह रही आपको हाँ कितना हक मिल रहा है? हाँ, इसको पता होगा। घंटा नहीं मिल रहा है इसको कुछ। यू आर इन द क्लास डार्लिंग। चलो, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? सुनो, लिसन। सबसे पहले कन्विक्शन की बात करते हैं। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कन्विक्ट करना। कन्विक्ट में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। जैसे आपने किसी को, एक बंदे को एक बार अरेस्ट कर लिया एक क्राइम के लिए, क्या उसको आप दोबारा भी कर सकते हैं? उसको बोलते हैं डबल जियो पार्टी। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्रिवेंटिव डिटेंशन बताया था मैंने आपको। सिर्फ मेयर एप्रीहेंशन है कि ये बंदा ये कांड करेगा, इसके लिए आप उसको जेल में उठा के रख लेते हो, तो ये भी करना तो गलत है ना, ठीक है? फिर नेक्स्ट कहता है लाइफ का मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 21। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है? एंड आर्टिकल नंबर 19, ये 3 आर्टिकल्स को बोला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक गोल्डन ट्रायंगल मैंने आपको बताया भी था ये, ठीक है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में तो बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, मैंने बताया था, याद है कुछ? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपने वो एक केस बताया था कौन सा वाला? सीएम कौन सा वाला? एक बार याद करवाओ। इसको स्मृति ईरानी को रोका था कहीं जाने से। मेनका गांधी। यस मैम, उनको पासपोर्ट पासपोर्ट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जैसे ये आ जाता है कि आपको हर चीज़ का राइट है। राइट टू एयर हो गया, मैंने बताया था ना आपको। इसके लिए कई बार केस लॉज भी होते हैं, जैसे एजुकेशन तो आएगी, आगे भी आएगा, ठीक है? इसमें बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, ठीक है? अब एक नॉर्मल सी बात है, आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, किसी ने आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो आपको राइट टू लाइफ में ही आ जाएगा ना। ये घूमने फिरने का राइट है ना आपके पास, तो आप ऐसे किसी का पासपोर्ट लेके नहीं रख सकते। मैम आपने एक वो बताया था, एक गोपालन Versus- मद्रास। बिल्कुल बताया था, यस मैम, वही मानहानि का। बिल्कुल। डिफॉर्मेशन वाला, अच्छा अच्छा मनमानी वाला। ये वाला तो अपनी चलानी हर जगह वो होती है, ठीक है? और मानहानि इज अलग चीज है ना। मानहानि क्या होता है बेटा? मानहानि मैम क्या, जैसे किसी के बारे में मतलब कैसे मानहानि, हरासमेंट टाइप्स कह सकते हैं मानहानि। डिफेमेशन कहते हैं ना, किसी की आप मान को बोलने वाली चीज होती है ना। बोलना लिखना दोनों लाइबल और स्लैंडर में बताया गया है। बिल्कुल होता है। अभी तुम्हें पता नहीं है, राहुल गांधी के ऊपर मोदी जी ने करवाया था ना 499 के अंडर केस। पता नहीं मैम, इनको करते रहते हैं। कुछ बोल, तुम्हें पता तो है, देखी नहीं मीम्स इंस्टाग्राम पे, देखा नहीं क्या क्या बोलते रहते कभी हो? मोदी पे जो नहीं अरे नहीं, वो राहुल गांधी को चलो वापस आ जाओ, ठीक है? तो आर्टिकल 21 में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे राइट्स आते हैं, जिसमें राइट्स अगेंस्ट, जैसे मैंने एक बॉन्डेड लेबर, किसी से आप बंधवा मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधवा मजदूरी पता है? यस मतलब जबरदस्ती।
जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन में जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे चारवी बता रही थी, है ना, 14 तक की एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, 6 to 14, 14 तक की, ठीक है। 14 साल तक, 14 एज तक आपको सबको राइट है एजुकेशन का, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे राइट्स आते हैं इसमें, मैंने आपको पता था A to Z ले सकते हो अगर राइट्स, बहुत सारे राइट्स हैं इसमें, तभी मैंने बोला कि 14, 21 और 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है कौन सा है, CLE एजुकेशन, है ना। राइट टू एजुकेशन पर भी मैंने बात की, वही मैं एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलना, 14 साल तक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। अरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? गिरफ्तार, मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन बताया था जैसे इसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, है ना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा, अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली जा रही है, अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मतलब मतलब उसे कोई हार्म ना पहुंचाना। और कुछ अरे वो कोई हार्म ना पहुंचा दे किसी को, वो कोई harm जैसे एक ना सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को हाँ जैसे सपोज करो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है, उसको मेयर रिप्रीहेंशन है कि ये बंदा अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, आगे जाके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदमाशी पब्लिक एट लार्ज को बदमाशी कर सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेकिन इसकी भी एक टर्म दी गई, 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को इस चीज़ में भी बंद नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे ये नहीं कि आप बंदों को सालों बंद रखो, समझ में आ गई। ऐसे करते हैं ना कभी कभार पीपल इन पावर, दे यूज टू एक्सप्लॉइट लोअर पीपल, ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद अरेस्ट हो गया, देन उसके बाद AR अरेस्ट, AR अरेस्ट, तभी इसको इकट्ठा डाला मैंने, AR अरेस्ट। L स्टैंड्स फॉर लेबर, लेबर में मतलब वही बॉन्डेड लेबर की बात की गई, है ना, बंधवा मजदूरी जिसको कहते हैं। कहते थे ना तेरे पापा ने कर्जा लिया था तो तू काम करता रहेगा आजीवन, मेरे पास काम करेगा। पहले बहुत होता था ये, बॉन्डेड लेबर होते थे, स्लेवरी बहुत होती थी, बिल्कुल होती थी। और लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। 14 साल से कम का बच्चे को आप नहीं ले सकते हो, हैं 14 साल से ऊपर के बच्चे को देखोगे कि ऐसा काम करे जो कि क्या हो, नॉन हेजर्टियस हो। हेजर्टियस आप 18 साल से कम का बच्चा हेजर्टियस चीज़ों में काम नहीं कर सकता, 14 साल से कम का बच्चा तो काम ही नहीं कर सकता। 14 से 18 साल के बच्चों को क्या रखा गया है, एक कैटेगराइज किया गया है कि वो काम तो कर सकते हैं लेकिन ऐसा काम कर सकते हैं जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि फैमिलीज़ में, जैसे मैं एक बात करूँ कि मेरे घर के पास ही एक सैलून है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं, मतलब 15 साल के। दे आर सेइंग कि हम लोग ऐसा नहीं उनको काम करवा रहे जो क्या है, जस्ट हेल्परी का काम कर रहे हैं। बट फिर भी करते हैं यार फैमिली में अब मैं बात करूँ, उसकी फैमिली में बोल रहा था कि मैं जो हूँ ना अपने घर का सेकंड बेटा हूँ, मेरे बाद 4 बहन भाई और हैं, और कह रहा मैं अगर मम्मी पापा क्या करते हैं तो फैक्ट्री में जूते बनाते हैं, सिलाई जूते करने नहीं चाहिए थे ना, समझ नहीं है, सब वो इलिटरेट लोग होते हैं, इनको डेफिनेटली। अब उसने मुझे ये बोला कि उसकी सिस्टर, सोचो, कह रहा है 18 की है, उसकी शादी करवा दी है, और कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने बोला तूने पढ़ाई छोड़ दी, तो कहता हाँ मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरे भाई बहन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मेरी 2 सिस्टर्स और हैं, उनकी शादी करूँगा, लाइबिलिटी ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। मैंने उसको बोला एटलीस्ट तू पढ़ तो ले, वही तो मतलब पढ़ना इन द सेंस मैंने कहा ओपन से कर ले यार 10th और 12th। कह रहा मुझे पता ही नहीं है, उसको बेसिक चीज़ों का मतलब नहीं पता था, उसको किसी ने बुलशिट बोला तो उसको नहीं पता था। सोचो उसको शिट का मतलब नहीं, मतलब बेसिक चीज़ें भी नहीं पता थी उसको। क्या फ्यूचर है उनका, क्या कमा लेंगे आगे आने वाले टाइम में भी, 15,000 मैक्स टू मैक्स, 20,000 नॉट मोर देन देन। और व्हाट डू यू फील कि 10 साल के बाद 20,000 रुपये कुछ होगा? कुछ भी नहीं है अभी, आज की टाइम कुछ पे भी नहीं है, तो 10 साल के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 200 रुपए के मुकाबले में नहीं है। अभी मार्केट जाओ, कुछ भी चीज़ खरीदना, घर पे शादी होगी, किसी की देखी होगी, शॉपिंग करते हो, लहंगे की कॉस्टिंग एटलीस्ट 50,000, रेंटल लहंगे इतने महंगे महंगे आते हैं वो तो। एटलीस्ट ब्राइडल लहंगा देखो, ज्वेलरी शॉप जाओ, पता ही नहीं चलता इतनी सी ज्वेलरी, वो 5 लाख 6 लाख, बहुत बड़े है ना। तो मतलब इतना एक्सपेंसिव चीज़ें हो रही हैं, अफोर्ड करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्लियर? तो ये ब्लॉग समझ आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, 24 वाला ब्लॉक हो गया, उसके बाद 25 से कौन सा भाई है? गरिमा समझ आ रहा है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है ना, ये जल्दी जल्दी वाले टॉपिक्स नहीं है। अभी मैं
क्योंकि ये जल्दी वाला नहीं, बहुत धीरे धीरे चलने वाले टॉपिक्स हैं ये। जल्दी जल्दी में हाँ ऊपर ऊपर से मतलब बस ब्रश अप हो रहा है ये तुम्हारा, ये लगा लो। हमारी तो स्टार्टिंग नहीं हुई है जब भी क्या एक बार ना तभी मैं बोला था कि एक बार ऑनलाइन क्लासेस ले लेते ना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तुमने लिए थे वंशिका? सारे ले लिए थे? रह गए थे थोड़े थोड़े लिए थे? अरुण तुमने लिए थे? अरे यार पुराने मैम मे आई लीव कौन बोला? क्यों एग्जाम क्यों? ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन? कहाँ से आते हो? मैं यहाँ रहती यहीं पे हूँ, मुझे वैसे घर जाना है, जबाड़ी रहती हूँ। अच्छा अच्छा चले जाओ। वंशिका गुप्ता, एक और वंशिका थी ना, वो वंशिका कौन है वो? बनिया सिस्टर। हाँ ऐसे एक बैच में पढ़ाती हूँ मैं, दोनों की बहुत बनती है, दोनों सेम लगते हैं। एक का नाम है मुस्कान और एक का नाम है महक। नहीं मुस्कान और माही, दोनों गुप्ता हैं। कुछ रहती भी साथ में, दिखने में भी सेम लगती है। मैं उनको बनिया सिस्टर्स कहती हूँ। अच्छा नेक्स्ट ब्लॉक आ जाओ। नेक्स्ट ब्लॉक इज कौन सा ब्लॉक होगा? 25 से लेकर इसके क्या याद करने का तरीका बताया था? कुछ नहीं बताया था? पक्का? चलो अच्छा अब लगाओ आर्टिकल नंबर 25। 25 का मतलब 25, 26 और आर्टिकल नंबर 27, ठीक है? एंड आर्टिकल 28, ठीक है? ये तीनों, ये चारों बेसिकली आपका, इसमें ज़्यादा कुछ याद मत करना। ये किसकी बात करते हैं? तो रिलीजन की बात करते हैं। अच्छा रिलीजन में क्या हो गया मतलब बेटा? मतलब आप किसकी बात करेंगे? बिल्कुल एक तो यही आ जाएगा, मतलब आप अपना कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? फ्री प्रोफेस कर सकते हो अपना रिलीजन। पहली चीज़ तो यही बोलता है सेक्शन नंबर 25, आर्टिकल 25 यही कहता है कि आप फ्री प्रोफेशन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? जो भी रिलीजन आप चाहो, ठीक है? फिर आप अपने रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, जैसे मेंटेन कर सकते हैं मतलब आप एक नॉर्मल सी बात है, जैसे रिलीजन में कई बार आप वो निकालते हो ना जुलूस प्रोसेशंस वगैरह, तो वो सब आप निकाल सकते हो आप चाहो तो आपको ये राइट दिया गया है, ठीक है? 25 बता दिया ना, 26 बता दिया, ठीक है? अब उसके बाद मैंने आपको ये टैक्सेशन से रिलेटेड बताया था। टैक्सेशन में मैंने क्या बताया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि टैक्स इकट्ठा करो और एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपलिफ्ट करने के लिए वो चीज़ लगा दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जय श्री राम के लिए बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है आपका फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे स्कूल कॉलेजेस में रिलीजियस एक पर्टिकुलर रिलीजियस के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो आपको लेने ही पड़ेंगे, वो फ्रीडम है आपके पास, ठीक है? फ्रॉम अटेंडिंग, ठीक है? क्योंकि एक बात बताओ, कोई इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट चला रही है तो उसका कोई रिलीजन नहीं, उसकी कॉमन प्रेयर होती है। लेकिन वही जैसे आई बिलोंग्स टू, मतलब मैं आई वॉज फ्रॉम GHPS इंडिया गेट, ठीक है? तो पंजाबी, तो वहाँ पर तो वो अपनी रिलीजन की जो अरदास होती है, वाक होती है, वो सब चलता है। बट अब नॉर्मल बात करो, आप लोग पढ़े होगे जैसे नॉर्मल हिंदू स्कूल से या स्टेट, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन की प्रेयर नहीं होती है, नॉर्मल चलती होगी, ठीक है? लेकिन आप किसी कॉमेडी, आप जैसे कैथोलिक, जैसे आप किसी क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा? हाँ ये ओ जीसस थैंक यू जीसस, ठीक है? और ऐसे मुस्लिम में शायद मदरसे होते हैं, मदरसे पढ़ने के लिए। मदरसा नहीं पता तुम लोगों को? मदरसे तो अलग होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वहाँ मतलब पढ़ाई होती है ना वहाँ पे, वहाँ पे इस्लामिक पढ़ाई भी होती है, वैसे भी होती हिंदी पढ़ाई भी। अब मुझे हाँ अब एकेडमिक पढ़ाई भी होने लग गई है, मैंने यही सुना था। है, पहले से होती है एकेडमिक पढ़ाई होती है प्रॉपर? प्रॉपर, वो इस्लामिक देते हैं बट साथ में एकेडमिक चलती है। बढ़िया यार। चलो मदरसे के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, मुझे लगा सिर्फ वो उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह भी होती है? क्या स्कूलिंग वगैरह तो नहीं होती होगी ना? स्कूलिंग की पढ़ाई सारी होती है वहाँ। 1st to 12th हाँ ट्यूशन टाइप? नहीं पढ़ाई प्रॉपर।
अच्छा जी, तो जैसे वो यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया उसके बाद उसको अब मदरसे में डाल दिया तो उसको इस्लाम की नॉलेज तो देंगे ही, बेसिक जो एक पता होना चाहिए 12th तक वो सारी पढ़ाई, और फिर इस्लाम की ज़्यादा देते हैं। तो लेकिन उनका 10th 12th का बोर्ड वगैरह तो नहीं होता होगा ना ऐसा? नहीं बट वो नहीं। अच्छा, वैसे एजुकेशन देते हैं लेकिन ऐसा कोई डिग्री कुछ वो सब नहीं मिलती सर्टिफिकेट है ना, मतलब ऐसी कोई डिग्री वगैरह नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ, समझ आ गया क्या क्यों? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज क्या करवाना था? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस। वो तो करवा दिया। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। 29 कहता है प्रोटेक्ट करनी है राइट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, माइनॉरिटीज मतलब समझ गए बेटा? माइनॉरिटी में मतलब जो बिल्कुल ठीक है, माइनॉरिटीज जैसे लैंग्वेज माइनॉरिटी होती है ना, रिलीजन्स की माइनॉरिटीज होती हैं कुछ, तो उनके क्या करना है, हमको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, मेन ये बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, मतलब जैसे कि कोई माइनॉरिटी पंजाबी माइनॉरिटी ने अपना स्कूल वगैरह खोल लिया, ऐसे रहते हैं। है ना, तो आपके पास राइट है कि आप ये सब खोल सकते हो। मैंने आपको बताया जैसे सिख दे आर इन माइनॉरिटी राइट, है ना, क्लियर? ठीक है, तो वो अपना स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है, दे हैव राइट टू डू सो, क्लियर? ये सब बताया गया है। ठीक है, इसके बाद 30 हमने नहीं पढ़ना, 32 इज इम्पॉर्टेंट, 31 नहीं पढ़ना, 32 इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, याद रखना बेटा, फंडामेंटल राइट विदाउट आर्टिकल 32 इज वॉइड, बेकार है, वेस्ट है। क्यों? यही बताता है कि अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गई तो आपको कहाँ जाना है, वेयर टू गो। समझ में आई? ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आप हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 22। अब इसमें मैंने आपको कुछ ना रिट्स बताई थी, याद आया? कितनी रिट्स थी? कौन कौन सी थी? वेरी गुड, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, मैं लिख भी देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिखती हूँ पूरा। ठीक है, 5 रिट्स हैं, रिट्स। ठीक है, रिट्स क्या होती है मैंने बोला ना, फर्स्ट इज हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस का मतलब तुम्हें पता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? किसी ने मैं कोई क्राइम करा हो तो उसकी जो जैसे पुलिस ने अरेस्ट करा तो उसकी बॉडी को प्रेजेंट करना है कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट के सामने 24 आवर्स में। हाँ, और कोई? खुशी तुम बताओगी? मुझे बता दो जरा, बताइए। बताओ जल्दी, उसने सही बोला है यार। तो मैम फिर वो कोर्ट एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी, बिल्कुल बिल्कुल। टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब सपोज करो किसी बंदे को डिटेन कर लिया गया है, तो कोर्ट क्या बोलेगी, भैया इस बंदे को लेकर आओ। वो देखेगी, लीगैलिटी चेक करेगी, क्या इसको लीगली डिटेन किया है या इलीगली डिटेन किया है। क्लियर? ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ। दूसरी चीज, दूसरी रिट्स कौन सी आती है, दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब वी कमांड का मतलब कि मैम हम मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए और जब उनको ब्रेक मिले तब जाओ, वैसे घूमो। देखो, हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो भी हायर अथॉरिटी होती है वो कमांड करती है, लोअर अथॉरिटी कमांड करती है कि अपना काम सही से करो, जो काम आपको बोला गया है वो काम करो, कमांड करती है। ठीक है, क्लियर? तो याद रखना ये क्या है, दिस इज अ कमांड। ठीक है, जो कमांड कौन करते हैं, पब्लिक ऑफिशियल करते हैं। याद रखना, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकती, पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट होती है। ठीक है, क्लियर? वी कमांड, समझ आ रहा है? इशू पढ़ा था तुमने ये मेरे साथ? अच्छा, ठीक है। थर्ड इज मैंडेमस के बाद
ये बहुत धीरे धीरे पढ़ाए थे मैंने, पता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब रोकना, रोकना क्या रोकना? हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को बोलती है कि तुम अपनी ज्यूरिसडिक्शन के विद इन रहो, उससे बाहर मत जाओ। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अच्छा, जब भी, अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि हर कोर्ट की ना एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, वो उसी का केस ले सकती है। कभी कभार एक कोर्ट क्या करती है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा देती है। तो हायर अथॉरिटी मतलब क्या, कौन बोल रहा है किसको? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रही है क्या, कि अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहो, अपनी औकात में रहो। समझ में आ गई? अपनी ज्यूरिसडिक्शन को मत बढ़ाओ। समझ में आई? तो ये क्या करे, रोका जा रहा है। टू प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना, रोकना। टू फॉरबिट, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आता है सर्शियोररी। ठीक है, सर्शियोररी का मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड। टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब जैसे मैम कोई केस है लोअर कोर्ट के पास जो वो पेंडिंग है, तो वो गया केस हायर कोर्ट के पास चला जाएगा, या फिर किसी को लोअर कोर्ट का जजमेंट नहीं समझ आया तो उसने हायर कोर्ट में केस कर दिया, तो लोअर कोर्ट की जजमेंट खत्म हो जाएगी। स्क्वैश कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। आया समझ क्या बोला उसमें? खुशी तुम बोल के बताओ, जल्दी से बोल। तुम्हारी रिवीजन, उसको सारी याद है रिट्स में देखकर खुश हूँ। तुम्हें याद है क्या है सर्शियोररी का मतलब? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मतलब जो केसेस पेंडिंग होते हैं वो अपने अंडर लेके, और जैसे कोई सेम केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जिसका जजमेंट दे चुका है, वो सेम डिसीजन उसके लिए भी कर सकते हैं। ये बेसिकली हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट के लिए, ठीक है। अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा है, किसके पास पड़ा है? लोअर कोर्ट के पास, तो हायर कोर्ट बोलती है आओ मेरे पास लेकर आओ ये केस, क्यों पेंडिंग पड़ा है। और चाहे तो उसके ऑर्डर को भी वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्क्वैश कर सकते हैं। सर्शियोररी, टू बी इन्फॉर्म्ड या टू बी सर्टिफाइड बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो पड़े होते हैं उनके केसेस हो तो सुप्रीम कोर्ट तो अपेक्स है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। कहाँ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके ऊपर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वो वारंटो, लास्ट इज क्वो वारंटो। बाय बर्थ अथॉरिटी और वारंट। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है बेटा? आप हमें पढ़ा रहे तो आपके पास क्या अथॉरिटी बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, बाय व्हाट अथॉरिटी। रानी वाला अरे वाह, क्या बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, मतलब आपने कोई पोस्ट अगर ली गई है तो कैसे, किस बिहाफ पे आपने वो पोस्ट ली है, कहाँ से आपके पास राइट आया उस पोस्ट का, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ड्यूटीज़ तो ये आपको पता होंगी कितनी ड्यूटीज़ हैं, या पहले डीपीएसपी करवा दूँ? ड्यूटीज करा दो, कोई नहीं नहीं चलते हैं। मैम मैंने ये दोनों नहीं करी थी, मेरा सीवीटी। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूँ, किस किस ने ली थी ड्यूटीज़ वाली क्लास? कुछ ही नहीं, मैंने कुछ तो एक जवाब दे दिया। पहली चीज़ तो डीपीएस मैंने दिया था। किसकी रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज आई? स्वर्ण सिंह कमेटी, जो 1957 में आई। स्वर्ण सिंह कमेटी, यस, याद रखना है, ठीक है। हाँ ड्यूटी से ही बोली। बेटा सुन रहे हो? हाँ ये रहा यहाँ। क्या इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो या लेटरली इट वाज एडेड? यस, क्लियर, याद रखना है, ठीक है। इनिशियली इट वाज नॉट देयर, इट वाज लेटर ऑन इट वाज एडेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। राइट्स तो गवर्नमेंट ने आपको दिए हुए हैं, आपके राइट्स हैं, लेकिन ड्यूटीज़ आपकी हैं, यस और नो, ठीक है। तो ये बाद में ऐड हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन एक बार, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी, डन। क्या हुआ? ठीक है। अब एक बात बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए? व्हाट डू यू फील? मैम कि अपने राइट्स को अच्छे से एक्सरसाइज कर सके, मतलब नहीं, ड्यूटीज नहीं है, जैसे नेशनल एंथम को ये वाली, Respect देने वाली बिल्कुल, बात, हाँ। ठीक है। नेशनल एंथम को आपको रिस्पेक्ट देनी है, नेशनल फ्लैग को देनी है, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, कल्चर को, वाइल्ड लाइफ, हाँ वाइल्ड लाइफ को बहुत लोग बनाते हैं, हाँ। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है ना।
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उसको प्रिजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, ये सब प्रोटेक्ट करनी है। समझ में आई? तो ये हमारी क्या है, ड्यूटीज़ हैं। समझ में आई? तो ये लिस्ट है ड्यूटीज़ की दी हुई है जो आपको लर्न करनी है। मैंने लिखवाई भी थी शायद, है ना। नेशनल सर्विसेज में जब आपको बोला जाए कि नेशनल सर्विसेज में आपको आना है, जैसे जिस टाइम आपको पता है कारगिल का वॉर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम बोला गया था कि आप एनरोल करना चाहते हो मिलिट्री में तो आप कर लो, क्योंकि उस टाइम डेफिशिएंसी हो गई थी बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की। तो जिस टाइम आपको बुलाया जाए कि भाई देश के लिए आओ, खड़े हो, इट्स योर ड्यूटी। आता नहीं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं यार, 10-15 दिन, ऐसे थोड़ी वेले बंदे को ले जाकर पिस्तौल पकड़ा देंगे। जल्दी जल्दी ट्रेनिंग, फटाफट ट्रेनिंग, 2-4 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की, 10 दिन की, इमरजेंसी में तो बेसिक ट्रेनिंग दी, और अदरवाइज मिलिट्री ट्रेनिंग में तो इट विल टेक टाइम, राइट। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो भी फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी है। क्लियर? कौन से अमेंडमेंट से आई थी ये, और कौन सा आर्टिकल है? 42nd अमेंडमेंट। वेरी गुड। 1976 भूलना मत, मैंने आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कौन से ईयर में? 19। वेरी गुड, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का है आर्टिकल 51A। समझ आ रहा है सबको? क्या हुआ, समझ आ रहा है पक्का? गुड। अब इसके बाद आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अच्छा, इसमें DPSP में जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, मैंने आपको पहले चीज़ यही बताई थी। DPSP कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो लिसन, लिखो यार। बिल्कुल 36। देखो ना, फंडामेंटल राइट्स थे आपके 12 to 35। DPSP आपका होगा, यस, FR होंगे, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी, इज 51A। ठीक है, दिस पार्ट वी हैव डन, दिस वी हैव डन। आप DPSP मतलब स्टेट कैसी होनी चाहिए। ऑल्दो DPSP इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपका DPSP वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बताता है कि जैसे मैंने आपको बताया, DPSP है कि इट इज़ अ प्रोटोकॉल। इलेक्शन से पहले जैसे एक इलेक्शन पार्टी प्रोटोकॉल बनाती है ना, कैसे ऐसे स्टेट होना चाहिए, ऐसे स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स को हम लोग DPSP कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल दिया, जैसे कि फ्री लीगल एड होना चाहिए, UCC होना चाहिए, ये सब क्या DPSP थे पहले, ये सब नो। स्लॉटर ऑफ काउ नहीं होना चाहिए, बताया था मैंने ये सब। तो ये सब हैं आपके DPSPs। क्लियर? एक लिस्ट मैंने उसमें लिखी हुई है, दिखाना, बुक दिखाना मेरे वाले। ज़्यादा लिखे DPSP, इसमें पूरा नहीं लिखे। हाँ, बताया है, ये मैंने समझा भी दिए थे आपको। ठीक है, देखो ये सब लिखा है, नॉट एनफोर्सेबल, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, DPSP में 2-4 मैंने लिखवाए हुए हैं, नोट्स ले लेना, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद लिसन, लुक हियर, फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बता दी। तुम्हारी कौन सी बातें हो रही हैं? सिटीजनशिप तो आपको पता है? सिटीजनशिप का मतलब, हाँ, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता, बिल्कुल, नागरिक। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। कैसे मिलती है सिटीजनशिप? बाय बर्थ। जो बॉन्ड भी होते हैं, जिनको बॉन्ड बिल्कुल 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 सही बोला है, ठीक है ना। ठीक है, जहाँ हो सकता है उसके पेरेंट्स का बर्थ हुआ, पेरेंट्स यहाँ हो या खुद का बर्थ हुआ, वो कहते हैं सिटीजन्स। पता है ना ये? एक ये भी तो होता है ना कि अगर प्लेन में आपका वहाँ डिलीवरी हो जाए, तो आपके नीचे जो कंट्री होता है उसकी बिल्कुल, 6 मंथ जिस टेरिटरी में आपका बर्थ होता है। देखो, जो बहुत सारे इसके बहुत सारे तरीके हैं बताने के, लेकिन तुम्हारे लेवल पे है नहीं, तो इसलिए मैंने उतना ही उठाया जितना ज़रूरत थी। जहाँ आपका बर्थ होता है या पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ का आपका क्या माना जाता है? सिटीजनशिप माना जाता है, नंबर 1। फिर मैंने आपको पार्लियामेंट भी बता दिया था। पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ, प्रेसिडेंट आपको पता है, प्रेसिडेंट तो आपको पता है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, पता है ना, ये बताया था, ठीक है। सारे साइन वगैरह सब होते हैं।
प्रेसिडेंट के पावर्स की बात करो तो प्रेसिडेंट के पास सारे पावर होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, मिलिट्री पावर बताया था, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी। जुडिशरी पावर क्यों होता है, आपने इसलिए होते हैं, आपने बहुत बार देखे होंगे कि जो सीवियर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी पार्डनिंग, उनको जेल से निकालना है नहीं तो प्रेसिडेंट के एसेंट मिलता है तभी बाहर आता है, जब उसको बोलते हैं ना पैरोल पे बाहर आया है, पैरोल तो नहीं लेकिन हाँ पार्डन हो गए, रिप्राइव हो गए, ये सब प्रेसिडेंट ही देते हैं, इसलिए इसको जुडिशरी पावर हो गई इसकी। समझ में आई? ठीक है। लेजिस्लेटिव तो ऑर्डिनेंस आपको पता है, ऑर्डिनेंस जब लॉ भी बनाने पड़ते हैं तो प्रेसिडेंट आता है ना पिक्चर में, जब सेशन में नहीं होती पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर? ऑर्डिनेंस आपको पता है 1 2 2 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं है तो लॉज कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। याद आया? अच्छा हाँ, लोकसभा याद है, राज्यसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है और राज्यसभा को बिल्कुल काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। याद है? कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, कितनी सीट्स होती हैं लोकसभा में? 2। और राज्यसभा में कितनी होती है? मैंने बताया था, ये ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था शायद, ये ऑफलाइन हुआ था तब भी भूल गए। वेरी गुड, बताया था ये मैंने। लोकसभा लिखा भी हुआ है 238। राज्यसभा में आपका 552। मॉड्यूल हाँ, तुमने कितना लिखा लोकसभा का? लोकसभा में 238, उल्टा लिख लिया, लोकसभा कम हो। हाँ हाँ, रुको सुनो, ये कंफ्यूजन होगी। देखो सुनो, पहले लिखते हैं राज्यसभा, ठीक है। अब मैंने आपको राज्यसभा में कितना बताया था? मैंने आपको ये बोला था 12 + 238। याद आया कुछ? सुनो, ये बताया था, याद आया कुछ? ठीक है। और इसमें मैंने बताया था टोटल कितने हो गए ये 250। अब एट प्रेजेंट कितना बताया था? 245। यस, ऐसे बताया था मैंने आपको ये। याद आया कुछ? लिखा है ना ये? लोकसभा 550, हाँ 53। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये जो है ना टेरिटरी के बेस पे होते, बताया था मैंने। हाँ, तो इस वजह से ये चेंज हो जाती है। जब बनी थी इनिशियली, और इसमें से भी मेंबर्स अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट होते हैं, बताया था मैंने ये। कुछ देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में जा रहे हैं, क्यों? रेखा, जया बच्चन, क्यों? वाई अवार्ड के लिए जाते हैं बस में ही। क्यों जाते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके मेंबर्स जो होते हैं, जैसे लोकसभा के भी कुछ मेंबर्स होते हैं ना, और राज्यसभा के जैसे प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करता है, तो वो कैसे अपॉइंट करता है, तो उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए लिटरेचर में, आर्ट्स में। समझ में आई? क्लियर? तो इस वजह से उनको नॉमिनेट किया जाता है। बच्चन को क्या है? बच्चन नहीं बोलना। हाँ भाई, जया Do not address me by my husband. तो जया आगे जो भी नाम है, हाँ, उसने ही बोला था। जो मेमेस तो बनाते उसने हैं, क्या किया? Memes. देखा मैं पिटर आपको लोग होते हैं, पिटर ये जो मेमेस बनाते हैं, मीम्स, Memes में पता है memes पिटर को? लोग। हाँ, पता नहीं पागल है वो। नहीं जाएगी। ये कोई वक्त है ये सवाल पूछने का? थिएटर की हो गई ना, वो थिएटर से हो गई ना जया। तो मैम ऐसे कौन बोलता do not address me by my अरे वो husband? ऐसे ही, आई डोंट नो किस चीज का एटीट्यूड है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अमीर लोग ना, अमीर लोग हैं। अमीर बहुत लोग हैं यार, अभी जिसकी डेथ हुई है टाटा, बोलना नहीं चाहिए, हम मैं उसी दिन बहुत क्लास अच्छी में बात बात कर कर रहे रही हूँ। उनकी पर्सनालिटी अलग ही है, पता है। रात में और मैंने तुम्हें शायद बातें बताई थी, न्यूज़ की वही आ गई थी सारी। हाँ, मैम आपने फोर्ड वो दिया था एग्जाम्पल। हमने उसे तो याद करो रात को न्यूज़ रात को मैं भी देख रही थी, रात को ना। हाँ, ये बोला यार, फोर्ड वाला एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने, फोर्ड का भी यही हुआ था रियल लाइफ। तो इन्होंने जो फर्स्ट गाड़ी लॉन्च की थी 1998 में लॉन्च की थी, ज़्यादा पुराना टाइम थोड़ी है। इंडिका फ्लॉप गाड़ी थी, और आज देखो मर्सिडीज, जैगुआर, रोल्स रॉय किसके अंडर है? टाटा नमक से लेके दाल से लेकर रेंज रोवर का लैंड रोवर बना दिया इन्होंने आके, बढ़िया। स्टारबक्स भी इन्होंने ले लिया अपने अलायंस। स्टारबक्स तो कब से है? वही- अलायंस तो बहुत सारी
इंश्योरेंस कंपनी से लेके हर जगह टाटा है, हर जगह स्टील, टाटा विस्तारा, पहले भी टाटा से कुछ नहीं चलाते थे वो बस। ठीक है। सीट जरूर याद रखना, लोकसभा राज्यसभा की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड पे कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होगा, जो एड एंड एडवाइस करेंगे प्राइम, यस सर नो, पता है ना, जीएस में पढ़ाया था सर ने थोड़ा सा, नहीं अरे जेएस में नहीं, जीएस में सर ने बताया था ये नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुझे लगा सेबी वगैरह पढ़ाया तो थोड़ा सा ही टच कर रहा है, ठीक है। आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो ये ना अभी थोड़ा सा पढ़ लो बस, ये एग्जाम में भी नहीं आना, ये नहीं पढ़ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है, आप सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, इसके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे जो अपना अपना काम करेंगे, और ये सारे किसको अवॉइड एडवाइस करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस लेकर करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर, इतना याद रखना, क्लियर, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रख लेना। और कहता है कितने होने चाहिए ये, नॉट मोर देन 15%, जो भी स्ट्रेंथ होगी ना लोकसभा की उसके 15% से ज़्यादा नहीं होंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर। और कब तक ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्लियर, इसमें इतना याद रखना। स्टेट लेजिस्लेचर भी आपको पता, अच्छा क्या क्या स्टेट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट में होती है, दिल्ली में है, नहीं यूनियन टेरिटरी, वेरी गुड, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब बुक पढ़ोगे इसकी स्टार्टिंग में लिखी है, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड यूपी हैविंग, पेज नंबर 18, इसमें लिखा है 2 हाउसेज हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स में क्या है, एक ही हाउस है, समझ रहे हो। तो ये जो स्टेट्स लिखे हैं इधर दोनों हाउसेज है, कौन से, विधानसभा, विधान परिषद, याद रखना ये चीज़, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, सारा क्लियर हो जाएगा एक बार रीड करोगे तो। अच्छा, गवर्नर कौन होता है, जो प्रेसिडेंट होता है सेंटर में, वही गवर्नर का काम है, कहाँ पर, स्टेट में, याद रखना, ठीक है। जैसे उसका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था, इसका भी होगा, उसका 123 में था, इसका 213 में, याद है, नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है। मतलब जैसे ऑर्डिनेंस क्या होता है पता है, नहीं पता, अच्छा ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस एक चीज़ याद रखना, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है बेटा, जैसे अब क्या है, आपको पता है पार्लियामेंट लॉज बनाती है, अब पार्लियामेंट में सेशन नहीं चल रहा, पार्लियामेंट क्या है, सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, पता है ना, ये भी पता होगा, तो पार्लियामेंट नहीं चल रहा, अभी मुझे चाहिए एक रूल, इंपॉर्टेंट रूल अभी चाहिए, तो वो कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, उसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 123 में दिया हुआ है, जब प्रेसिडेंट बनाता है, और प्रेसिडेंट के जो राइट है ना वो इक्विवेलेंट है किसके जैसे, गवर्नर के जैसे, ये सेंटर में काम करता है, पता है, ये तभी भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता, भागने में समझ नहीं आता ये, ठीक है, ये सेंटर में काम करता है, ये स्टेट में काम करता है, ठीक है, और ये 213, ये 123, ये 213 के अंदर दिखाता है, अच्छा समझ आई। तो ये ना कॉन्सेप्ट समझाने वाले होते हैं। अब मैराथन में क्या होता है ना, कवर ही नहीं हो पाते कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छा क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जुडिशरी की बात करो, तो आपको पता है कोर्ट्स की हायरार्की, जुडिशरी का मतलब क्या होता है बेटा, जुडिशरी का मतलब आपको पता है, वी हैव हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, समझ में आई। और आपने ये देखा होगा, कभी कभार सुना होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कभी सुना है, मेट्रोपॉलिटिशियन मजिस्ट्रेट, सुना है। तो किस बिहाफ पे इनको इस तरीके के मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, सुना है। तो ये डिपेंड करता है कि उनको वो कौन सी सज़ा दे सकते हैं, मतलब कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे होंगे लोअर, जो बिल्कुल जो हायरार्की में बिल्कुल डाउन आएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ फाइन इम्पोज कर सकते हैं। उसके ऊपर वाले मजिस्ट्रेट हैं जो सिर्फ 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट हैं जो 3 साल की सज़ा दे सकते हैं। जैसे अब जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, और साथ में डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, समझ में आई। हाई कोर्ट के जो है वो डेथ सेंटेंस दे देंगे, लेकिन पूछ के देंगे किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। आया समझ, हायरार्की में इस तरीके से चलता है। जैसे सपोज करो मैंने अभी जुडिशरी का पेपर दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया, जाते ही मुझे पहले कौन से केसेस देंगे, पिटी ऑफेंसेस देंगे, जैसे कि ट्रैफिक चालान, समझ में, इस तरीके के मैटर्स देंगे। तो हायरार्की में आप सीनियर होते जाते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटिशियन मजिस्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके से हायरार्की में बढ़ते जाते हैं। ये सब पढ़ेंगे बहुत एक्सटेंसिवली इन योर एग्जाम में, पढ़ेंगे अच्छे से, CRPC में। लॉयर होने में ये है ना कि मैं आपको 50 साल बाद
बहुत सालों बाद आपको एक वो recognition मिलती है तब deserve करते कैसी रिकॉग्निशन? हैं। मतलब प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है ना, कोई भी यंग एडवोकेट को काम नहीं देता जल्दी। हाँ चैम्बर ही नहीं मिलता चैम्बर तो अलॉट, एडवोकेट्स कितने ज़्यादा हैं, चैम्बर नहीं अलॉट होता है इतनी जल्दी। वो सही तो कह रही है। उसके बिकते हैं चैम्बर चैम्बर तो सही कह रही है, चैम्बर की कॉस्टिंग होती है 20 लाख का ले लो, 30 लाख का ले लो, अलॉट तो इंडिया में बहुत बेकार है ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स भी इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको पता है स्पेशल ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, ट्राइब्यूनल्स पता है आपको? जो बाहर बैठा के बाहर अच्छा वो लेगा ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स वो आर्बिट्रेटर को, मतलब कोर्ट के बाहर नहीं बैठे होते, इसको सेटलमेंट बोलते हैं, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट। कोर्ट के बाहर नहीं बैठा हुआ बोल सकते, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है इसमें अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब जो चेंजेस लाए गए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट याद करना विच इज 42nd अमेंडमेंट 1976, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, ये याद रखना। अब कहता है अगर इसमें अमेंडमेंट्स की बात करें, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। और आपको मैं बोलूँ तो मैंने आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट लिखी है, कब हुई थी? जो 1951 में हुई थी। इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई थी, 3 मेजर ग्राउंड्स को ऐड किया गया था। याद कर सकते हो तो याद कर लेना, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट हुई, उसमें जो है ना, मैंने आपको जैसे अभी मैं बताई थी कि जो लोकसभा की सीट्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती हैं। जैसे अभी हरियाणा के इलेक्शंस हुए तो उसमें तो कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स थी? वेरी गुड, 90 सीट्स थी। अब 90 सीटें क्यों हैं? किसी स्टेट की 90 सीट है, किसी की, अब दिल्ली छोटा एरिया है उसकी कम सीट्स होती है, क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। समझ में? पॉपुलेशन, हाँ 70 है पूरी। 70 सीट्स है, 70 सीट्स है। हरियाणा बड़ा है बेटा, हरियाणा बड़ा है ना, बड़ा है, डाइवर्स है। ठीक है। तो इस तरीके से तो सीट्स को अलॉट किया गया ऑन द पेपर बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब इस तरीके से 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, 3 DPSP को ऐड कर किए गए। 42nd अमेंडमेंट में तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए बोला गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को अमेंड किया गया, चेंज किया गया, एक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था। क्लियर, ठीक है। बाकी अगर 60 क्या कहते हैं 61st अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वोटिंग एज को बढ़ा दिया गया, सॉरी कम कर दिया गया। पहले 21 थी वोटिंग एज, अब बढ़ा के सॉरी कम करके 18 कर दिया गया। मेरे को 12 मैरिज का याद आता है क्योंकि शादी की एज बढ़ा दी गई है ना 21 कर दी मेल्स की। मेल्स की कर दी। लड़की की शादी करते थे लोग, करता है नहीं, अंडर करते हैं लोग, वॉइड मैरिज है अगर इससे पहले की जाए। लड़की अगर 18 से पहले, अब लड़का लड़की भाग जाए 15-15 साल में, अगर माँ बाप अगर कोर्ट में चले गए ना, रीलें आती हैं कि वो बच्चे हो रहे हैं। हाँ तो होती है। देखो आप बायोलॉजिकली मैच्योर होने चाहिए, बच्चे तो हो ही जाते हैं ना, यस और नो? ये भी है। ऐसा कुछ सीन नहीं है। ऑब्वियसली यस। एक एज थोड़ी है फॉर डिलीवरिंग अ चाइल्ड। नहीं, हाँ इट्स लाइक दैट इफ योर बॉडी इज मैच्योर एनफ आफ्टर 18 इट्स फाइन। Before 18 no। अरे भाई हाँ बिफोर 18 होता है। मैं क्या कर सकते हैं? हाँ इंस्टाग्राम पे रील आती है। आती है और होता भी है, प्रैक्टिस में है। देख के वेस्टर्न कल्चर में तो यही चलता है, यस काफी उसी की आदत। वहाँ पे मैं हमारे लॉस का इम्प्लीमेंट होगा। हाँ वही तो। क्लियर। मदर एट 16 फादर एट 18 Going to college, बच्चा going to school। हाँ, kindergarten बच्चा kindergarten, हाँ, college जा रहे हैं। हाँ मैंने भी देखी है 1-2 रील इस तरीके की। 3 लंच बनाते हैं बच्चे के लिए। और वो पैक हो रहा है। माँ गुस्से में खाना बना रही है ना। हाँ नहीं तो पागल है। और फिर मैं वो स्टार के शेप। चलो अब ये अमेंडमेंट्स एक बार रीड कर लेना खुद से। Yes, ma'am. क्लियर, Chapter खत्म। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ हमारी पार्टी हो रही है, सबको आना जरूरी नहीं है, कोई आना चाहे आना चाहे कोई हमारे ही नहीं हम आएगा वैसे से पहले मैं देख बेटा मेरे को 25 को बर्थडे 26 को बर्थडे है 26 को नहीं है भाई हमें देखना नहीं मैम दिवाली आ जाइए दिखा दो। यार एक दिवाली का ना बड़ी एम्बिग्यूटी है, कोई कह रहा है